नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 4। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, डेफिनेटली आपने देख लिए होंगे। चौथा क्वेश्चन था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम। सबसे पहले माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व तो x ऋण 3 कहेंगे, 5 वर्ष पश्चात तो हम x धन 5 कहेंगे। इन बातों का यूज करते हुए हम लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तीन वर्ष पूर्व की आयु x ऋण 3 होगी तथा 5 वर्ष पश्चात की आयु 1 धन 5 होगी। प्रश्न क्या कहता है? 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व की आयु x-3 थी, इसका व्युत्क्रम है 1/x ऋण 3 और 5 वर्ष पश्चात है ना x धन 5 होगी, इसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इससे हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसे हम सूत्र या गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। x-3 x+3 एलसीएम आया, x+3 x+5 एलसीएम आया बराबर 1/3 था। इसका इससे गुणा करेंगे x+5, इसका इससे करेंगे x-3। अगले पद में जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखते हैं और इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखते हैं। तो ये x और x हो जाएंगे 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे। नीचे गुणा करेंगे हम, x से s से करेंगे s की घात 2, s का 5 से करेंगे 5x, ऋण 3 का से करेंगे ऋण 3x और ऋण 3 का 5 करेंगे 3 5 15 बराबर 1/3। अगले पद में 2x धन 2 बटे s की घात 2 और 5 में से 3 गए 2x ऋण 15 बराबर 1/3। त्रिक गुणा करेंगे हम, 1 का इससे हो जाएगा तो s की घात 2 धन 2x ऋण 15 और 3 का इससे हो जाएगा 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। पक्षांतर करेंगे हम, s की घात 2 धन 2x ऋण 15, इसको तो लाएंगे ऋण 6x, x ऋण 6 को लाएंगे ऋण 6 बराबर 0, 6 को लाए ऋण 6x तो धन 6 को लाए ऋण 6। इसको रीसेट करेंगे, s की घात 2 ऋण 6 में धन 2 कम करेंगे ऋण 4x बचेंगे और ऋण 15 ऋण 6 ऋण 21 हो जाएंगे बराबर 0। इसको हम मनचाही विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड या सूत्र विधि, जो द्विघात सूत्र विधि होती है उससे भी हल कर सकते हैं। तो मैं सूत्र से ही हल कर रहा हूँ। s की घात 2 ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। हम देख रहे हैं इस समीकरण की, द्विघात समीकरण की हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। हम तुलना करे पर हम देखते हैं कि a बराबर 1 है, यानी s की घात 2 गुणांक 1 है, b बराबर इसका गुणांक ऋण 4 है और c बराबर ऋण 21 है। हम सूत्र जानते थे x बराबर -b + -√v² - 4ac अपन 2a होता था। ये सूत्र है द्विघात समीकरण को हल करने का। सीधे आचार्य सूत्र भी कहते हैं इसे हम। x बराबर -b का मान था -4, माइनस का 4 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर ऋण 4 a का 1 c का ऋण 21 पूरे 1/2 गुणित 1। x बराबर ऋण का धन 4 हो जाएगा, धन ऋण 4 का वर्ग 16 ऋण 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 का धन
और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया बटे 2। इसको आगे करेंगे हम तो 4 धन ऋण, इनको जोड़े तो 100 हो गए बटे 2। 4 धन ऋण, 100 का वर्गमूल 10 होता, 10 बटे 2। अब धन चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर 4 धन 10 बटे 2, 14 बटे 2 यानी 17 हो जाएगा। और ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4 ऋण 10 बटे 7, 2 सत्ते 14 तो 7 आएगा जी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 आया। 4 ऋण 10 बटे 2, धन ऋण में से ऋण लिया हमने तो ऋण 6 बटे 2, तो ये हो जाएगा ऋण 3 2 3 6 होता। ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि जो वायु होती है नेगेटिव नहीं होती है। हम क्या कहेंगे आंसर में, ये कहेंगे कि रहमान जो है वो x का मान यानी 7 वर्ष का है। रहमान कितने वर्ष का होगा? 7 वर्ष का। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने 4th क्वेश्चन को हल कर लिया। या 5th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। तो हम मान ले रहे हैं कि सैफाली को गणित में x अंक मिले हैं तो डेफिनेटली अंग्रेजी में उसे 30 ऋण x मिलेंगे क्योंकि दोनों विषयों के अंकों का जोड़ 30 था। ये बात हो गई। फिर अब शर्त लगाएंगे उसके गणित में 2 अंक अधिक कर दें, अंग्रेजी में 3 कम कर दें तो गुणा करने पर 210 मिलता है। इससे हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। उसे हम सूत्र विधि से या गुणनफल विधि से हल कर लेंगे। तो हल करना शुरू करते हैं हम। हल में यहाँ लिखते हैं माना सैफाली के गणित के अंक x हैं तो अंग्रेजी के अंक 30 ऋण x होंगे। ऐसे क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी के विषय के अंकों का योग टेस्ट में 30 था। एक अगर गणित के x है डेफिनेटली अंग्रेजी के 30 ऋण x होंगे। प्रश्न क्या कहता है? यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक कर दें, गणित में x अंक थे उसमें 2 अधिक कर दिए हमने, और अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में क्या थे? 30 ऋण x थे। इसमें से कितने अंक कम करना है? 3 अंक कम करना है। तो इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 210 के बराबर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, मैंने प्रश्न से पढ़ के लिखी है। अब इससे हम एक द्विघात समीकरण आसानी से बना लेंगे। x धन 2 डॉट 30 में से 3 का 27, तो 27 ऋण x बराबर 210। अंदर गुणा करेंगे, x का इससे करेंगे 27x, s का x से करेंगे s की घात 2, 2 का 27 से करेंगे 27 दूनी 54, 2 का s से करेंगे ऋण 2x और 210 इधर लाएंगे ऋण 210 बराबर 0। आगे करेंगे ऋण s की घात, रीसेट कर रहे हैं अपन। 27 में से 2 घटाएंगे हम तो धन के 25 बचेंगे, 25x। और यहाँ ऋण 210 में से हम धन के 54 कम करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 156 ऋण के बचेंगे, ऋण 156 बराबर 0। अब क्या करेंगे? हम ऋण का भाग देंगे क्योंकि ये ऋण x की घात 2 आगे लगाए थोड़ा ठीक हो जाए, और ना दो तो भी चलेगा, तो भी आप सही जगह पहुंच जाओगे। ना दो कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर ऋण 1, b बराबर 25 और c बराबर ऋण 156। हम जानते थे द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b² - 4ac अपान 2a, ये द्विघात सूत्र कहते हैं इसे, या हम श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं। x बराबर ऋण b का मान था 25 धन ऋण 25 का वर्ग, b का मान 25 ऋण 4, a का मान ऋण 1 था और c का मान हमें पास ऋण 156 था। पूरे 1/2 गुणित ऋण 1 साइड में करेंगे हम। x बराबर ऋण 25 धन ऋण 25 का वर्ग करेंगे 625 आ जाएगा,
और ऋण का गुणा विषमवार है 1 2 3 बार तो ऋण लग जाएगा, विषमवार ऋण का गुणा होता तो ऋण लग जाता है। और 4 का करेंगे इसमें, 4 6 24 के 4 आता है 2, 4 5 20 और 20 और 2 22 के 2 आता है 2, 4 एकम 4 और 2 6 बटे ऋण 2। इसको आगे हल करेंगे, ऋण 25 धन ऋण 1 आया घटाने पर 6 24 घटाएंगे 1 बचेगा बटे ऋण 2 x बराबर ऋण 25 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 होता बटे ऋण 2 धन चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर ऋण 25 धन 1 बटे ऋण 2 क्या किया है धन ऋण में धन लिया है तो ऋण 24 बटे 2 ऋण 2 ऋण से ऋण कट जाएंगे 12 आया। ऋण चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर ऋण 25 ऋण 1 बटे 2 ऋण 26 बटे 2 तो ये आ गया ऋण 13 और वो धन 13 बटे में ऋण 2 है हमारा तो ऋण से ऋण कट जाएंगे जी हमारे, जैसे यहाँ ऋण से ऋण कट गए थे तो ये हमारा 13 आया। तो हम लिखेंगे सहपाली जो है को गणित में x अंक मिले थे, x माना था और x का मान कितना है 12, ये 12 अंक मिले। तब अंग्रेजी में 30 ऋण x से 30 ऋण 12 करेंगे तो जी हमारे 18 अंक आ जाएंगे। अभी हमने 12 लेकर आंसर निकाला है, या करके लिख देंगे या सहपाली को जो गणित में है x बराबर 13 अंक मिले हों तब अंग्रेजी में 30 ऋण x यानी 30 ऋण 13 बराबर 17 इस टाइप 17 अंक इस टाइप से हमारे जो आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले हम हल लिखा हमने, मान लिया जी इस टाइप से आयताकार खेत है हमारा, ये इसकी छोटी भुजा x मीटर की है मान लीजिए तो डेफिनेटली उसकी लंबी वाली भुजा होगी यानी बड़ी भुजा होगी वो उससे x से 30 मीटर अधिक होगी। और जो विकर्ण था ये विकर्ण कहलाता, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। हम जानते हैं आज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये 90 के सामने भुजा हम जानते हैं कर्ण होती है। नीचे वाली आधार, अगर ये कोण बन रहा है तो नीचे जे आधार और जे लंब होता है। हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसे हम मनचाही विधि से हल कर लेंगे, सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से। तो ABCD आयताकार खेत था, त्रिभुज ABC में हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं आप कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर की है तो डेफिनेटली बड़ी भुजा x धन 30 की होगी और विकर्ण x धन 60 का होगा। मैं चित्र बना दिया, अंडरस्टूड है। हम जानते हैं ये क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र होता था हमारा। कर्ण हमारे पास है x धन 60 का होल वर्ग बराबर आधार x धन 30 है संपूर्ण वर्ग और लंब हमें x स्क्वायर है। इसको हल करके हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। ये हमने कह दिया बड़ी भुजा है नीचे वाली, ये बड़ी भुजा है, इसको लंबाई कहते हैं। और ये कौन सी भुजा है हमारी छोटी भुजा है। हमने माना नहीं है, चित्र में मान दिया तो भी चलेगा, अब चित्र इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ हम जानते थे a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा। इस सूत्र से इसका और इसका विस्तार करेंगे हम तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x की घात 2 धन 60 की घात 2 धन 2 इंटू x इंटू 60। यहाँ पर भी ऐसे ही x की घात 2 धन 30 की घात 2 धन 2 इंटू x इंटू 30 धन x की घात 2 जे बाद वाला था। ये यहाँ से सूत्र है हमारा ये। अब इसको रीसेट करेंगे हम
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है हमारा, काट सकते हैं एक्स स्क्वायर से, जे वाला एक्स स्क्वायर कट गया, कोई सा भी काट सकते थे हम। पहले रीसेट करेंगे तो इसको पहले लिख रहे हैं हम एक्स की घात 2 धन 30 का वर्ग करेंगे 900 धन 30 3 दूनी 6 60x बराबर 160 का वर्ग करेंगे तो 3600 और ये करेंगे हम तो 6 दूनी 12 120x। पक्षांतर इधर लाएंगे हम एक्स की घात 2 धन 900 धन 60x ऋण 3600 ऋण 120x बराबर 0। रीसेट करेंगे एक्स की घात 2 120 में से 60 कम करेंगे धन के, ऋण के 60 बचेंगे 100x। 36 में से 900 कम करेंगे हम, ऋण के बचेंगे ये, तो 0 0 15 में 16 में से 9 का 7 और यहाँ पर 2700 हुआ। इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल कर सकते हैं हम। मान लीजिए गुणनखंड लगाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर रफ वर्ग बनाया और रफ वर्ग में क्या लिखते थे, इसकी घात 2 गुणांक लिखते थे, 1 था और लास्ट वाली संख्या लिखते थे 2700 बिना एक्स वाली। 2700 गुणनखंड निकालते थे हम। गुणनखंड निकालेंगे, देखिए आप 3 नम 27 300 300 नम 3 त्रिका 9 300 नम 300 नम 3 एकम 3 300 नम 300 नम 2 पंजे 10 200 नम 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। क्या है हमारे पास 3 1 गुणित 3 3 बार है, 2 2 बार है और 5 2 बार है। इन गुणनखंडों से बीच की संख्या है, बीच की संख्या 60 है हमारी, 60 लाना है। 60 कैसे लाएंगे देखेंगे आप, बार बार प्रयास करके आता है, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे तब आएगा ये। तो हम देखिए -60 लाना है तो 3 त्रिका 9 3 27 दूनी 54 नहीं बन रही बात। अब हम देखते 5 3 15 15 दूनी 30 देख रहे हैं आप, 5 3 15 15 दूनी 30। गुणनखंड कोई छोटे तो नहीं है, देखो 3 त्रिका 9 300 9 ये 3 त्रिका 9 ये 2 पंजे 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका बार बार प्रयास करके ही हम 60 ला पाते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं हम। देखिएगा 5 पंजे 25 25 दूनी 50 नहीं आ रहा, फिर देखते हैं 5 दूनी 10 5 का 2 से गुणा करते 10 आया, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, 3 दूनी 6 पंजे 30, 90 में 3 का 60 बचेंगे। देखना क्या क्या ले रहे हैं हम साथ में, कोई सा गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। हमने 2 को लिया साथ में, 5 को लिया, ये 2 लिया 5 लिया, 2 तिया 6 2 पंजे 10 10 तिया 30 और 30 तिया 90। हमने क्या किया, ये साथ ले लिए, इतनी बातें है ना। अब जो बचा उनको साथ लेंगे। कौन कौन सी बात बची हमारी, ये एक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणित 2 गुणित 5 बचा, ये साथ ले लिया। सारे गुणनखंडों का यूज होगा। देखिए ये जोड़ने में 3 त्रिका 9 9 पर 45 दूनी 90 होता है, ऋण 90 यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 30 धन 30 तो ऋण 60 बच जाएगा। इस टाइप से हमने बार बार प्रयास करने पर यहाँ पहुँच पाए हैं, तो इसलिए इसको टाई मेथड भी कहते हैं। एक्स की घात 2 -90x धन 30x ऋण 2700 बराबर 0। अब इसको जोड़े बनाएंगे, एक्स की घात 2 ऋण 90, एक जोड़ा बना 90x धन यहाँ 30x -2700 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया हमने तो x -90 बचा। यहाँ से 30 कॉमन लेंगे, ये भी x -90 बचेगा। हम क्या करेंगे, x -90 फिर कॉमन लेंगे हम और दूसरे क्वेश्चन में x धन 30 लिखेंगे हम। हमने देखा दो संख्या गुणा शून्य के बराबर, उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होगी, इस बात का यूज़ करेंगे हम। तो x -90 बराबर 0 या x धन 30 बराबर 0, तो x बराबर 90 आ जाएगा या x बराबर ऋण 30 आएगा। पक्षांतर करेंगे तो ये तो ग्राह्य नहीं है ऋण 30, क्योंकि नेगेटिव है, लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती है। तो x 90 आया, यानी जो छोटी भुजा थी, छोटी भुजा वो हमने x मानी थी और वो 90 आई तो 90 मीटर हो जाएगी। और बड़ी भुजा जो थी, लंबाई कहते हैं हम, x धन 30 थी, यानी 90 धन 30 होगी,
यानी ये हम कहेंगे 120 मीटर होगी। इस टाइप से हम पहुंच जाते हैं इस पर। और क्या निकालना था, इसकी भुजाएं निकालना था, भुजाएं निकाल ली, भुजाएं लंबाई चौड़ाई निकालना था, विकर्ण की ज़रूरत नहीं है, विकर्ण नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले मानेंगे संख्याओं को, फिर शर्तों से समीकरण बनाएंगे, द्विघात उसको फिर सूत्र से या गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। हमने यहाँ हल लिखा, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कहती है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। पहली संख्या x थी, दूसरी y थी, इनके वर्गों का अंतर 180 है। 180 है, ये समीकरण 1 बन गया। प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से ये क्या थी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी y छोटी संख्या, इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या यानी x का 8 गुना है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो x की घात 2 ऋण y का मान था, y स्क्वायर का मान था 8x और बराबर 180। अगले पद में s की घात 2 ऋण 8x, इधर लाया तो ऋण 180 बराबर 0। इस बड़ी संख्या है, गुणनखंड से करना आसान होता है, गुणनखंड जिसे कर रहे हैं हम, इसके लिए वर्ग बनाते थे हम, s की घात 2 गुणांक लिखते थे और बाद सबसे लास्ट वाली संख्या विदाउट x वाली संख्या लिखते थे, इसके गुणनखंड निकालते थे हम जानते हैं 2 9 18, 2 9 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। हम देखा 1 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 आया। लाना क्या है 8, हमें इन गुणनखंडों के माध्यम से -8 लेके आना है, तो बार बार प्रयास करने पर आएगा। देखते हैं अपन, 2 दूनी 4 तेरी 12 और ये क्या था यहाँ पर 3 है, 5 तेरी 15 या 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9 दूनी 18। ये समझ में आ रहा अपने को। अगर अपन ये इनका गुणा 5 से करेंगे ये 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10 और 3 तिरका 9 दूनी 18। ऋण 18 में से धन 10 कम करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा। देखो सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया और सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया और जो संख्या लाना था वो भी आ गई हमारी। कैसे, 2 3 6 3 18, यानी गुणनखंड निकालने के बाद इन गुणनखंड के माध्यम से -8 लाना रहता है। तो हमने देखा 2 3 6 3 18, ऋण 18 करेंगे और ये 2 एकम 2 पंजे 10 करेंगे तो 18 ऋण 18 में 10 घटाएंगे, ऋण के 8 बचेंगे। यहाँ हम लगा देंगे s की घात 2 ऋण 18x धन 10x ऋण 180 बराबर 0। दो संख्याओं जोड़े में बनाते थे हम, s की घात 2 ऋण 18x एक जोड़ा बनेगा और यहाँ से 10x ऋण 180 का एक जोड़ा बनेगा। x कॉमन लेंगे हम तो x ऋण 18 बचेगा और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये भी x ऋण 18 बचेगा बराबर 0। अब x ऋण 18 को कॉमन लेंगे हम तो इस कोष्ठक के आगे s बचेगा, इसके आगे धन 10 बचेगा बराबर 0। हमने देखा दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे x ऋण 18 बराबर 0 या x धन 10 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 18 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे और यहाँ से आ जाएगा x बराबर ऋण 10। अब ऋण 10 क्योंकि ग्राह्य नहीं है, नेगेटिव ग्राह्य नहीं है, ये संभव नहीं है, ग्राह्य नहीं लिख दिया। हम कहते हैं हमने माना था बड़ी संख्या हमारी x थी और वो निकाली हमने 18 है और छोटी संख्या जो थी, छोटी संख्या हमने y मानी थी और y का मान हम निकालेंगे। देखिएगा
हम जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x होता है। ये समीकरण नंबर 2 था। इसमें हम वाई स्क्वायर बराबर 8x का मान 18 रख देंगे हम। वाई स्क्वायर बराबर 18 8 144 होता है, गुणा नहीं माना हो तो 8 गुणा कर लिया करो। 8 64 के 4 आता है 6, 8 का मान 8 और 6 14 144 हो जाएगा। इसको 12 की घात 2 लिख सकते हैं, तो y बराबर 12 आ जाएगा। ऋण का एक्सेप्टेबल नहीं है इसलिए अपन ने ये धन का ही लिखा, धन नहीं लगाया उसमें। तो हम लिखेंगे ये दूसरा आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये था कि बड़ी संख्या 18 होगी और छोटी संख्या 12 होगी। इस प्रकार हमने इस सवाल नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सबसे पहले हम मानेंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। इसके माध्यम से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसे हम गुणनखंड विधि या सूत्र से हल करेंगे। जब बड़े आंकड़े होते हैं तो गुणनखंड विधि लगाना चाहिए, आसान होता है। तो हल लिखा हमने, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए यात्री गाड़ी जो है रेलगाड़ी, उसके लिए जो दूरी तो वो 360 किलोमीटर की तय करती है। हमें यहाँ लिखना है प्रश्न से, दूरी 360 की तय करती है और शुरुआत में चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर दूरी वही है 360, लेकिन चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा तो x धन 5 हो जाएगी वो उसकी चाल। पहले ज़्यादा समय लग रहा था, चाल बढ़ने से समय कम लगेगा, तो जो अंतर है वो 1 घंटे के बराबर है। ये समय था जब रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी, ये वो समय है जब रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। दोनों का जो अंतर है वो 1 के बराबर है। ये कहाँ से निकाला हमने? ये समय बराबर दूरी बटे चाल से निकाला। दूरी हमारी 360 हो गई और चाल x हो गई पहले, फिर 5 बढ़ गई है तो चाल x + 5 हो गई। तो इनका जो डिफरेंस है समझ में भी आ रहा है कि अब चाल धीरे है तो ज़्यादा समय लगेगा और थोड़ा 5 बढ़ा दिया तो कम समय लगेगा। तो इनका जो अंतर है वो 1 घंटे के बराबर था। इसको हम हल कर रहे हैं तो लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आया इसका x धन 5। जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो इसका गुणा इससे करते हैं, 360x से कम 360x धन इसका करेंगे 500 900, 5 चक्का 3 होता है 3, 5 3 15 और 3 18, ऋण इसका इससे करेंगे 360x। 360x से 360x कट जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? 1800 बटे इसका गुणा करेंगे s की घात 2 धन 5x बराबर 1/1। फिर एक गुणा करेंगे s की घात 2 धन 5x बराबर 1800। इसका इससे और इसका इससे करेंगे, फिर एक गुणा s की घात 2 धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बना। नंबर नहीं तो भी चलेगा। इसकी अब रफ वर्ग से हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो रफ वर्ग कर रहे हैं। रफ वर्ग में क्या करते थे? s की घात 2 गुणांक लिखते थे और विदाउट x वाली संख्या लिखते थे। गुणनखंड संभव हो तो निकालते, संभव है इसके। 2 का 11 2 9 18 200 900 200 900। इसके बाद हम देख रहे हैं 2 का 11 2 चौको 8 2 5 10 200 900। 2 का 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10। 3 का 11 30 7 1 3 5 15 3 दूनी 6 3 5 15 5 5 25 5 1 5। तो हम देख रहे हैं हमारे पास 2 गुणित क्या मिला? 1 गुणित 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 2 बार। इन गुणनखंडों से हम क्या निकालेंगे? धन के 5 निकालेंगे। देखते हैं
5 पंजे 25, 5 दूनी 10, बार बार प्रयास करने पर हम पहुंच पाएंगे, इसलिए देखिएगा बार बार प्रयास कर रहे हैं हमें लाना है 5, तो 5 पंजे 25, और यहाँ पर देखते 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 नहीं हो रहा है जी। अब फिर देखते हैं यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 और ये 5 3 15 3 45 आते दिख रहा है हमें। हम क्या कहेंगे, यदि इनका गुणा करते आपस में इन तीन संख्याओं का, क्या है ये 3 गुणित 5 है, इनका गुणा करते हैं तो ये 45 आता है। गुणित इनका करते हैं अपन इन राशियों का इनका, और 1 5 ये रह गया था हमारा, 1 5 यहाँ था। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 1 नहीं लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 45 हो जाएगा। और ये गुणा करने 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 हो गया, और 45 में 40 का 5 बचता है। हम कहते हैं इस प्रकार इसको हम तोड़ सकते थे, x की घात 2 धन 45x ऋण 40x ऋण 1800 बराबर 0। जोड़े बनाते थे, दो संख्या में जोड़े बनेंगे, x की घात 2 धन 45x एक जोड़ा बन जाएगा, और दूसरा वाला ऋण 40x ऋण का मान लिया धन 1800 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x धन 45 बचेगा, और यहाँ से हम 40 का मान लेंगे तो x धन ये भी 45 बचेगा। अगले पद में x धन 45 को एक बार लिखेंगे हम, और x ऋण 40 को एक बार लिखेंगे बराबर 0। हमने देखा दो संख्या गुणा शून्य के बराबर है, उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होगी, इस तथ्य का यूज करेंगे तो x धन 45 बराबर 0 या x ऋण 40 बराबर 0। x बराबर ऋण 45, ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि नेगेटिव चाल नहीं होती है। यहाँ पर x बराबर 40, तो ये हो जाएगा सही आंसर हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पानी के नल एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है। अब यहाँ पर क्या लिखा था ना, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम कम व्यास वाले नल को पहले मानेंगे, माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है, तो डेफिनेटली जो बड़े व्यास वाला नल है वो x ऋण 10 घंटे लेगा। तो हल लिखेंगे हम, हल माना, इस बात को ध्यान में रखते हो किसको मानेंगे देखना, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा समय लेता है, तो प्रश्न से बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में x ने 10 घंटे लेगा।
ये भी दिया है दोनों नल मिलकर हौज को 9 सही 3/8 घंटे, मतलब 8 नम 72 और 3 75/8 घंटे में भर सकते हैं। क्या करेंगे हम? छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई हौज 1/x हो जाएगी, तथा बड़े व्यास, छोटे नल है, छोटे व्यास वाले नल है एक्चुअल में, वो छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई हौज 1/x होगी, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरी हौज 1/x होगी। प्रश्न से 1/x और 1/x बराबर, जो हम कहेंगे जो 8/75 लिखना पड़ेगा हमें। 8/75, इन दोनों मिल करके 8/75 भाग भर पाएंगे हौज का। 75/8 घंटे था तो 8/75 हौज को भर पाएंगे वो। इसको हम हल करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं x इसका एलसीएम आया, हर का गुणा लघुत्तम होता है, वो हमने निकाल लिया है। अब हम जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इसका इससे करेंगे x और इसका इससे करेंगे x हो जाएगा। जोड़ेंगे 2x पूरे 1/s2 10x बराबर 8/75। ऊपर 2 से कट रहा है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, 2 पंजे 10, 5 बचेगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा। यहाँ नहीं काटेंगे हम, यहाँ काट कर लिख देंगे नीचे की तरफ। s2 10x बराबर 4/75। 2 का भाग दिया, अंश में दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया तो यहाँ x बचेगा, 2 पंजे 10, यहाँ 2 चौको 8 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे 4 का इससे, 4s2 40x बराबर 75x ऋण 5 पंजे 25, 5 आता है 2, 5 7 35 और 2 37, 375। पक्षांतर से इधर ले आएंगे हम, द्विघात समीकरण बना रहे हैं। 4s2 40x ऋण 75x, इसको इधर लाएंगे हम तो धन 375 बराबर 0। अगले पद में इसको लिखेंगे हम 4s2 जोड़ देंगे इसको, 7 और 4 11, 5 बचे 5, 7 4 का 115x धन 375 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं और सूत्र भी, लेकिन जब बड़े आंकड़े होते हैं तो हम उसमें गुणनखंड विधि यूज़ करते हैं। रफ में हम s2 गुणांक लिखते हैं और 375 लिखते हैं। रफ वर्ग बनाया, s2 गुणांक 4 था और अविनाश वाली संख्या 375 थी। गुणनखंड निकालते 4 के 2 गुणित 2 होंगे, 375 के निकालेंगे। रफ में हम 7 5 12 3 15, 3 का जा रहा, 3 1 3, 3 2 6 3 5 15, 5 का जा रहा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, तो 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। लाना क्या है, 115 लाना है। कैसे लाएंगे, इन गुणनखंडों के माध्यम से लाएंगे हम। तो देखते हैं, 5 पंजे 25, पंजे 125, 3 दूनी 6 दूनी 12, 125 12 घटाएंगे तो नहीं आ रहा अपना। फिर और देखते हैं, बार बार प्रयास करने पर आता है। हम देख रहे हैं 5 पंजे 25, 25 3 75, 75 दूनी 150 और 2 पंजे 10, नहीं आ रहा है। और प्रयास करते, बार बार
ट्राई मेथड है, बार बार प्रयास करने पर हमें 115 लाना है ऋण के। बार बार प्रयास करेंगे, ये गुणनखंडों का यूज़ करेंगे, इन गुणनखंडों के माध्यम से हमारा 115 आना चाहिए। फिर देखते हैं अपन 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 नहीं हो रहा इससे। फिर से देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 नहीं आ रहा अभी भी। बार बार प्रयास कर रहे हैं हम, और प्रयास करने के बाद इस पर पहुंचना चाह रहे हैं। तो 115 यानी आना चाहिए हमारा, सारे गुणनखंडों का यूज होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम 5 का 5 से करें, 5 पंजे 25, 25 को 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और इनका गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ऋण 100 और ऋण 15 ऋण 115 हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से बार बार प्रयास करने पर हम यहाँ पहुँच पाते हैं, इसलिए ट्राई मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 4s की घात 2 ऋण 100x ऋण 15x धन 375 बराबर 0। यहाँ से जोड़े बनाएंगे, 4s की घात 2 ऋण 100 x एक जोड़ा बना, ऋण कॉमन लिया, 15x ऋण 375 दूसरा जोड़ा बना। यहाँ से हम देख रहे हैं 4 और 100 में से 4 कॉमन लेंगे हम, तो 4 x कॉमन लेंगे, x वर्ग में से x और यहाँ से x था तो 4x कॉमन लेंगे, तो x ऋण 25 बचेगा, 25 चौको 100 होता है, x वर्ग में से x बचेगा, x ले लिया, 100 में से 4 ले लिए तो 25 चौको 100, 25 आ जाएगा। ऋण यहाँ से 15 कॉमन लेंगे हम, तो ये 15 कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा और ये 25 बचेगा, क्योंकि 25 का 15 में गुणा 375 मिलेगा हमें। अगले पद में x माइनस 25 कॉमन लेंगे, तो 4x ऋण 15 बराबर 0। हम जानते हैं या तो x ऋण 25 बराबर 0 होगा या 4x ऋण 15 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 25 आ जाएगा और यहाँ 4x बराबर 15, x बराबर 15/4 भाग देंगे हम, तो 4 तेरी 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये ग्राह्य नहीं है, क्यों ग्राह्य नहीं है? हम कहेंगे देखो क्या दिया था, बड़े ब्याज वाला नल हौज को भरने में कम ब्याज वाले नल से 10 घंटे, तो 10 तो वहीं आ गया, तो 3.7 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ग्राह्य नहीं है। अब बात करते हैं x क्या है अपना, माना था हमने ये घंटा लेता है कौन सा, कम ब्याज वाला नल, कम ब्याज वाला नल हौज को 25 घंटे में भरेगा, और अधिक ज़्यादा ब्याज वाला नल हौज को हमने लिखा था x ऋण 10 लिखा था, तो 25 ऋण 10 तो 15 घंटे। इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। 15/4 ग्राह्य नहीं था, बाकी 25 आंसर था। तो कम ब्याज वाला नल हौज को 25 घंटे में भरेगा, और ज़्यादा ब्याज वाला जो बड़े ब्याज वाला जो नल है वो हौज को x ऋण 10 यानी 25 ऋण 10 15 घंटे में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम मानेंगे, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रश्न से ये लिखने के पहले हम जानते थे चाल बराबर दूरी बटे समय।
या समय बराबर दूरी बटे चाल, इस बात का यूज करेंगे हम। तो दूरी तो हमारी 132 किलोमीटर है, तो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा का समय लेती है। तो पहले हम यहाँ लिख रहे हैं सवारी गाड़ी के लिए समय 132 किलोमीटर तो यात्रा थी और उसकी चाल है एक्स, ज़्यादा समय लेगी। जैसे ही एक्सप्रेस गाड़ी की बात होती है तो दूरी तो वही 132, लेकिन चाल इसकी एक्स प्लस 11 हो जाती है। तो ये कम समय रहेगा, इनका जो अंतर है वो 1 के बराबर है। प्लस इससे लिखा हमने पढ़ते हुए, इसका लघुत्तम निकालेंगे एक्स धन 11 लघुत्तम आएगा। 1 को 1/1 ले सकते हैं। जब दोनों हर का गुणा लघुत्तम होता है तो इसका गुणा इससे करते हैं, 132x धन 132 में 11 गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 के 2 हाथ आए 2, 11 तेरी 33 और 2 35 का हाथ आए 3, 11 में 11 और 3 14। क्या कि हमने 132 में 11 गुणा किया, 11 दूनी 22 के 2 हाथ आए 2, 11 तेरी 33 और 2 35 के बाद हाथ आए 3, 11 एकम 11 और 3 14। ऐसे यहाँ करेंगे हम तो 132x हो जाएगा। अब 132 धन के हैं, ऋण के कट जाएंगे। इसका x की घात 2 धन 11x बराबर 1452। हम पक्षांतर से 1 2 का समीकरण बनाएंगे। x की घात 2 धन 11x ऋण 1452 बराबर 0। रफ वर्ग बनाते, गुणनखंड हल करना चाह रहे हैं हम। रफ वर्ग में क्या करते थे, x की घात 2 गुणांक लिखते थे और विदाउट x वाली संख्या 1452 है उसको लिखते थे हम। इसके गुणनखंड निकल रहे हैं तो निकालते हैं हम जानते हैं इसमें 2 का जा रहा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 का जा रहा, 2 3 6, 2 छिंग 12, 2 3 6, 11 का जा रहा, या 3 का दे लो पहले, 3 का जा रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 का जा रहा, 11 एकम 11 121 होता है और 11 एकम 11 है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या मिला है, 1 तो था ही, इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11 मिले हैं। क्या करेंगे हम, हमें लाना है 11, तो कैसे आएगा 11, देखिएगा बार बार प्रयास करने पर इन सारे गुणनखंडों को यूज़ करेंगे और 11 लेके आएंगे। इसका गुणन 11 था, तो कैसे कर रहे हैं हम, ये 2 दूनी 4, 4 का 11 करेंगे 44 और ये यहाँ करेंगे 11 तेरी 33 हो गया और 44 में 33 घटाएंगे हम, तो ये देखिएगा सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है, तो 11 बचेगा। यहाँ लिखेंगे हम x की घात 2 धन 44x ऋण 33x ऋण 1452 बराबर 0। जोड़े बनाते थे, x की घात 2 धन 44x एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पर ऋण 33x ऋण एक धन लग जाएगा, ऋण का मान ले 1452 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x धन 44 बचेगा और यहाँ से हम 33 का मान लेंगे तो ये भी x धन 44 बचेगा बराबर 0। यहाँ से अनुमान लगाया हमने, 33 लेंगे, 11 तेरी 33 लेंगे, जे बचेगा 2 3 6, ये देखो क्या कमन लिया हमने, 33 लिया है, 11 तेरी 33 कमन लिया, तो ये 2 दूनी 4 गुणित 11 44 बचेगा। और पहले इस कोष्टक में जो आता है वो इसमें भी आता है। x धन 44 एक बार कमन लेंगे, यहाँ x माइनस 33 बराबर 0। हमने देखा 2 संख्याओं गुणा शून्य के बराबर, उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होगी, तो x धन 44 बराबर 0 इस बात का यूज़ करेंगे, या x माइनस 33 बराबर 0। हम बात करते हैं x बराबर ऋण 44, ये ग्राह्य नहीं है, नेगेटिव चाल नहीं होती गाड़ी की, x बराबर 33 होगा। उत्तर में लिखेंगे हम सवारी गाड़ी की चाल x मानी थी और वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जी हमारी x धन 11 थी, तो 33 धन 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा।
इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले मानेंगे, माना बड़े वर्ग, दो वर्ग हैं, एक बड़ा मान ले रहे एक छोटा मान ले रहे। माना बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है और छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई y मीटर है। अपन मानने के बाद इस दोनों शर्तों को लगाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हल लिखा हमने, माना बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई y मीटर है। प्रश्न से क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, हम जानते हैं ऐसा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है। और जो एक बात और लगेगी, वर्ग का परिमाप ये होता है हमारा 4 गुणित भुजा। ये दोनों सूत्रों के माध्यम से सवाल करेंगे हम। पहला दे रखा था हमें वर्ग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। पहला वर्ग का क्षेत्रफल x वर्ग हो जाएगा, क्षेत्रफलों का योग x हो जाएगा। वो कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग होता है और परिमाप 4 गुणित भुजा होता है। पहली शर्त कहती है हमारी दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। हम जानते थे भुजा का वर्ग, तो पहले वर्ग की जो भुजा थी वो x थी तो x का वर्ग हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते भुजा y थी उसकी, तो y का वर्ग हो जाएगा। इनका जो जोड़ है वो 468 है। समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर सवाल कहता है आगे, दोनों वर्गों की भुजा, अच्छा उनके परिमापों का अंतर 24 है। हम जानते हैं पहले वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा क्योंकि 4 गुणित भुजा होगा, दूसरे का 4y हो जाएगा और इनका जो अंतर है वो 24 के बराबर है। अंतर 24 के बराबर, 4 का प्रत्येक पद में भाग देंगे तो x ऋण y बराबर 6 आ जाएगा। हमने 4 का भाग दिया, ये हमने प्रश्न से लिख रहे हैं, ये 4 का भाग दिया। x बराबर 6 धन y, ये समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, x का मान हमारे पास 6 धन y, तो 6 धन y का वर्ग लिख देंगे, धन y का वर्ग बराबर 468। हम सूत्र जानते थे a धन b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता है। इससे विस्तार कर देंगे, 6 का वर्ग, चलो विस्तार में लिखते हैं पहले हम, 6 का वर्ग धन y का वर्ग धन 2 इंटू 6 इंटू y धन y की घात 2, इसको धलाएंगे ऋण 468 बराबर 0। अगले पद में y और y हो जाएंगे 2y की घात 2 और 6 दूनी 12y हो जाएगा और ये 6 6 36 होगा, तो हम ऋण 468 में से 36 कम करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 में 6 गए 2, 6 में 3 गए 3 और यहाँ पर 432 आया। ये धन वाले कम किए हैं तो ऋण के आएंगे, तो ऋण 432 आ रहा, 2 का भाग जा रहा प्रत्येक पद, 2 का भाग देने पर 2 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है, तो y की घात 2, 2 इचिंग 12 6y, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12 बराबर 0।
हम देख रहे हैं हमें द्विघात समीकरण मिल गया। y की घात 2 धन 6y ऋण 216 बराबर 0। अब हम रफ वर्ग बनाते थे, रफ वर्ग में 1 गुणित 216 लिखेंगे, y की घात 2 गुणांक 1 है और विदाउट y वाली संख्या 216 है। 216 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 का 11, 2 एकम 2, 2 सरम 0, 2 अट्ठे 16, 2 का 11, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 का 11, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 का 11, 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ लिखेंगे 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये 3 गुणित 3 गुणित 3। हम जानते हैं हमें 6 लाना है। बार बार प्रयास करने पर 6 आएगा। देखते हैं यहाँ पर 3 त्रिका 9, दूनी 18, 2 दूनी 4, 3 12। देखिएगा यदि मैं ये करता हूँ 3 त्रिका 9 ये हो जाता है और 9 का 2 में करता हूँ या 9 दूनी 18 हो जाता है ये। अब ये 2 दूनी 4, 3 12 और 18 में तो 12 का हम करेंगे 6 बचेगा। सारे गुणनखंडों का यूज हो गया और संख्या भी आगे बीत की हमारी। y की घात 2 धन 8y ऋण 12y ऋण 216 बराबर 0। जोड़े बनाते थे, y की घात 2 धन 18y एक जोड़ा बन जाएगा। ऋण का मान लेंगे 12y धन 216 एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से y का मान लेंगे तो y धन 18 बचेगा। यहाँ से 12 का मान लेंगे, ये भी y धन 18 बचेगा। y धन 18 हम एक बार लिखेंगे। 18 कैसे बचा हम यहाँ से अनुमान लगा लेते हैं और y ऋण 12 एक बार लिखेंगे। दो संख्या में गुणा शून्य के बराबर, इसलिए y धन 18 बराबर 0 या y ऋण 12 बराबर 0। y बराबर ऋण 18 ये ग्राह्य नहीं है तो y बराबर 12 आ जाएगा यहाँ पक्षांतर करने पर। तो हम लिखेंगे y का मान है, s का निकालेंगे तो समीकरण 2 से x बराबर 6 धन 12 लिख देंगे हम, तो x बराबर 18। तो हमने जो माना था वो क्या था, बड़े वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली ये समाप्त होती है।